वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। तो हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, यूनियन बजट। ठीक है। तो आपको पता है यूनियन बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। कभी नहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो बजट जो है वो नहीं लाया है। ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बजट जो है वो लाना एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बजट की अगर हम बात करें तो बजट नाम का कोई वर्ड जो है वो बेसिकली होता ही नहीं है। ठीक है। ये बजट तो हम अपनी कॉमन लाइफ में जो है कॉमन ऐसे यार दोस्तों में ऐसे लोगों में जो है हम ये वर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, बजट। बट रियलिटी में अगर हम बात करें तो हमारा जो टर्म होती है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 112 जो है, ठीक है, वो यही बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको लेट डाउन करता है इन द पार्लियामेंट। ठीक है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और याद रखो कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमें मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के वही पार्ट 5 और चैप्टर 2 में। ठीक है। और आर्टिकल डेडिकेटेड है कौन सा, इससे 112। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि अब आती है जी सीक्रेसी की बात। यही बोला गया कि यूनियन बजट जब भी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट फेब को जो है इसकी अनाउंसमेंट वगैरह जो है वो स्पीच वगैरह जो है वो दी जाती है। तो उससे पहले जब बजट को बनाया जाता है तो ये प्रॉमिस किया जाता है कि हमें सीक्रेसी जो है वो बना के रखनी है। ठीक है। क्योंकि जनरली ये होता है कि बजट जो है वो ये नहीं होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जिससे कि क्या है, मतलब मीडिया के पास नहीं जानी चाहिए, पब्लिक के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक है। तो हमें सीक्रेसी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। वही जो भी बजट वगैरह बनाया गया होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे खर्च करना है हमें, ठीक है, वो सब कुछ जो है वो बताया जाएगा। कौन सी, फर्स्ट फेब को जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब हम बात करें 2016 को, एक मैं मान के चलूँ। ठीक है। 2016 से पहले क्या होता था, जब भी बजट आता था तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा लास्ट वर्किंग डे होता था फेब का, ठीक है, ये वर्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दो, वर्किंग डे। ठीक है। तो ऐसे फेब का तो लास्ट हमारा 28 भी होता है और 29 भी होता है लीप ईयर के केस में। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लास्ट वर्किंग डे। ठीक है। वर्किंग डे वो 27 फेब भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जिस दिन काम करेगी, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे होगा हमारा पार्लियामेंट का फेब का। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि लास्ट वर्किंग डे जो होता था हमारा फेब का, तब बजट को जो है वो लाया जाता था। लेकिन 2016 के बाद से इस चीज़ को हमने चेंज कर दिया। अब इसी चीज़ को हमने देखा गया है कि बजट को जो है वो फर्स्ट फेब को जो है वो लाया जाता है। फिर उसके बाद वही डिटेल डिबेट डिस्कशन उसके ऊपर होती है। ठीक है। फिर वही 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक हमारा एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये रही बात इसकी। अच्छा, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक चलता है। ठीक है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि पहले तो आपको मैं बता चुका हूँ कि हमने जो है वो डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो है वो चेंज की है। पहले जो बजट को जो है वो अनाउंस किया जाता था, पहले जो है बजट को जो है वो अनाउंस किया जाता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में। ठीक है। तो वर्किंग डे के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। वो 27 फेब भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है वर्किंग डे लास्ट कौन सा फेब का। ठीक है। तो तब बजट को पहले जो है वो अनाउंस किया जाता था। लेकिन अब जो है बजट को लाया जाता है फर्स्ट फेब में। ठीक है। तो ये एक हमें चेंजेस देखने को मिली। दूसरी देखने को मिलती है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये देखिए कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर अगर हम बात करें अरुण जेटली जी की, वो जब भी बजट को लाते थे तो हम ये बोलेंगे कि एक लेदर बैग होता था ब्लैक कलर का, या फिर आप बोलो कि ब्रीफ केस बोलना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। ये अच्छा वर्ड है। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ब्रीफ केस में जो है जनरली इस बजट को जो है वो लाया जाता था। लेकिन वही चीज़ है, ये कॉलोनियल एरा या ब्रिटिश टाइम पीरियड की हमें एक रिफ्लेक्शन जो है वो बताता है। तभी हमने चाहा कि इस चीज़ को हमें रिप्लेस कर दे। यानी कि अब बजट को जो भी लाया जाएगा, ठीक है, वो ब्रीफ केस में नहीं, वो अब जो है हमारे निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने इस बार बजट को जो है वो किस में लाया, बही खाता में लाया। ठीक है। अब बही खाता क्या है, गूगल करके आप पिक्चर जो है इसकी देख सकते हो, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। नहीं तो पिक्चर मैंने यहीं पे डाल देनी थी बट यहाँ पे मिस हो गई है। ठीक है। तो आप पिक्चर फिर भी गूगल में एक देख लो बही खाता की, थोड़ा आपका आइडिया रहेगा, चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो याद रहती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो वापस आओ टॉपिक पे। देखो अब क्या हुआ, मैंने वही चीज़ आपको बोली कि ये जो हमारा ब्रीफ केस है इससे हमें कॉलोनियल एरा के लिए एक रिफ्लेक्शन आती है। इसी चीज़ को हमने क्या किया जी, इसको हमने रिप्लेस किया। अब हम क्या लेकर आए जी, बही खाता लेकर आए। बही खाता क्या है, रेड कलर का एक क्लॉथ होगा, ऐसे करके एक रेड कलर का क्लॉथ है, यहाँ पे एक धागा जो है बांधा हुआ है। ठीक है। टाई किया हुआ है। ठीक है।
तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो है जी हमारा वही खाता है। इसके अंदर जो है हम बोलेंगे टैब वगैरह होगा, ठीक है। इसके अंदर वो टैब जो होगा, उस टैब के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हीं की यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, बजट स्पीच में जो है बताया जाता है कि कहाँ कहाँ खर्चा किया जाएगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम, तो मतलब कि अब ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा अब जो है हम पेपरलेस बजट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जब हमारा ये वाला टाइम था, इसमें क्या था कि हम जो है जो भी हमारा बजट था वो हमारा पेपर बजट था, ठीक है, वो पेपर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन अब जो है हमने इस वक्त क्या किया हुआ है, पेपरलेस की तरफ आ गए हैं, ठीक है। हमारा यानी कि ग्रीन बजट है, हम एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली बजट जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो यानी कि हम पेपर को डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। पेपर का जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उस पर इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ सकता है पेपर का, ठीक है। तो इसलिए पेपर को हमने डिस्कार्ड किया, हमने इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बजट जो है, ग्रीन बजट जो है वो लाने के लिए हमने एक अच्छा स्टेप लिया है, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, हमने टैब वगैरह जो है उसका इस्तेमाल किया है। उसमें जो भी हमारा डेटा होगा वही जो है वो रिवील किया जाएगा वहाँ पे, पार्लियामेंट में जो स्पीच दी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बता चुका मैं आपको, पेपरलेस बजट इस बार देखने को मिला। फिर उसके हम बात करते हैं, वही एक टर्म यूज़ की गई है, विजन फॉर अमृतकाल, ठीक है। ये टर्म का बड़ा यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें 1947 से 2047 तक, पूरे हमारे कितने 100 साल हो जाते हैं, हमें 100 साल जो है पूरे सेलिब्रेट करने हैं अपनी आज़ादी के, ठीक है। तो अब हमारा 2023 तक जो हम ये बोलेंगे नियर अबाउट जो है 2023 तक हम ये बोलेंगे कि हमारे 75 ईयर हुए, ठीक है। अब 75 के आगे कितने रिमेनिंग ईयर बचे, 25 साल बचे। 100 ईयर से माइनस कर तो 75 कितना बचता, 25 ईयर। तो 25 रिमेनिंग ईयर्स हमारे बचते हैं। अब ये 25 साल जो है इसी को अमृतकाल बोला गया है, ठीक है। यानी कि यही जो टाइम पीरियड है इसी को अमृतकाल बोला गया हुआ है। अब यही बोला गया, इसी टाइम पीरियड पे हमें फोकस करना पड़ेगा हमारे वेरियस वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर। हमें यूथ के ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यूथ को जो है वो थोड़ा एम्पावर करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि इंडिविजुअल किसी बंदे को एम्पावर कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं। हम एक इंडिविजुअल प्लस दूसरा इंडिविजुअल प्लस तीसरा इंडिविजुअल, ऐसे करके सारी यूथ को हमें एम्पावर करना होगा। इससे क्या होगा जी, टीम वर्क होगा। आपको पता है कोई भी अकेला बंदा काम नहीं कर सकता, जब टीम वर्क काम करेगी तो ऑब्वियस है वो काम हमें जो है वो सक्सेस होता है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, यूथ की डेवलपमेंट होगी, हमारी इंडिया की भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं ना, तो वही चीज़ हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यूथ जो है उनको एम्पावर किया जाए, यानी कि हम यूथ के ऊपर जो है फोकस करने की बात की आने वाले जो हमारे 25 साल है, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये बोलेगी कि हमें ग्रीन ग्रोथ लेकर आनी है, यानी कि हम ये नहीं बोलते कि ग्रोथ नहीं करनी, हम ये नहीं बोलते कि इंडस्ट्रीज़ हमने नहीं लगानी। अगर हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज़ लगानी है, बट इंडस्ट्रीज़ इस टाइप से लगानी है कि हमें हमें बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारा पोल्यूशन वगैरह जो है वो ना हो, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम डेवलपमेंट तो करें, डेवलपमेंट के साथ हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए, ऐसा नहीं हम चाहते। हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट करें, बट हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी उसमें हार्म जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो लाने होंगे। ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उन प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर वही ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जो है वो जॉब क्रिएशन, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक लोगों को मौका मिलेगा, ठीक है। लोग वहाँ पे जो है वो एज ए काम करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि लोगों को एक जो है वो कमाने का एक ज़रिया मिल रहा है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये जो आने वाले 25 साल हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि एक टर्म का भी जो है वो यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि की बात समझो क्या होता है, सप्त से क्या होता है जी, 7, ठीक है। मतलब कि हमारा जो इस साल का जो एनुअल बजट होगा वो हमारा रिवॉल्व करेगा हमारे 7 पिलर्स, या फिर हम ये बोलें कि 7 एरियाज़ जो है, ठीक है, उसी के ही अराउंड हमारा पूरा जो साल का बजट है वो हमारा रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब वो 7 पिलर्स या 7 एरियाज़ जो है वो कौन से हैं, अब वो देख लेते हैं। ये देखो, पहला आता है जी यूथ पावर। हमें यूथ को जो है वो पावर करना है, तो बता चुका हूँ, हमें यूथ को जो है वो पावर करना है। यूथ जब सब काम करेगा मिलके, एक और एक क्या होगा, 11 टीम वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, बता चुका हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो फिर से मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने बता दिया ये। दूसरा हमारा क्या रहेगा जी, सेकंड पिलर हमारा क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट वगैरह जो है वो ना पड़े, ठीक है। क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे क्लीन इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट हमारा रहे, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे स्कूल बनाना है जी, हॉस्पिटल बनाने हैं जी, रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है। अब इस टाइप की सारी चीज़ें अगर हमें बनानी है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं स्कूल को लेकर चलता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, स्कूल या हॉस्पिटल को लेकर चलता हूँ तो हम ये बोलेंगे जहाँ पे स्कूल या हॉस्पिटल बनाया जाएगा, हम ये बोलेंगे कि वहाँ पे एरिया की जो है वो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही बनाया, साथ क्या बेनिफिट हुआ कि वहाँ पे एक लोकल मार्केट इस्टेब्लिश होगी। अगर मैं स्कूल को मान के चलूँ,
स्कूल जहाँ पे बनाया जाएगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो है एक स्टेशनरी की दुकान होगी, ठीक है, वहाँ पे जो है टी स्टॉल होगा, वहाँ पे मैगी शॉप होगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है एक खाने खाने पीने का जो है एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऐसी मार्केट इस्टेब्लिश की जाएगी, ठीक है। बुक्स की मार्केट बनाई जाएगी स्कूल के आसपास। तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक मार्केट इस्टेब्लिश की जा रही है, लोगों को एक कमाने का एक ज़रिया मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बिल्ड किया, साथ हमने वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको भी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी, एक पैसा कमाने का एक ज़रिया दिया, ठीक है। वैसे ही हॉस्पिटल की एग्जांपल ले सकते हो, हॉस्पिटल जहाँ पे होगा आगे पीछे केमिस्ट की शॉप होंगी, ठीक है, लेबॉर्ट्रीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद और भी आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो है लोगों को कमाने का एक ज़रिया दिया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के, ठीक है। तो ये बेसिकली बोला गया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाने पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी, ये भी बात की गई इस बार बजट में। सेकंड पिलर ये रहेगा हमारा, ठीक है, आने वाले जो 25 साल है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी ग्रीन ग्रोथ की। मैं बता चुका हूँ जॉब क्रिएशन करनी पड़ेगी। ग्रीन ग्रोथ कैसे होगी? मेट्रो सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन साथ साथ पेड़ वगैरह लगाओ, पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज़ करो, ठीक है। मेट्रो सर्विसेज होंगी, इससे क्या होगा देखो जी, हम क्या करते हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, हर एक इंसान जो अपनी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगर मेट्रोज आएंगी तो ऑब्वियस ही बात है लोग जो है अपनी प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड करेंगे जाना ऑफिस में। जब भी उन्होंने ऑफिस में जाना होगा तो वो मेट्रो के थ्रू जाएंगे। तो ऑब्वियस पोल्यूशन जो है ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स के थ्रू कितना हो रहा था, ठीक है, वो पोल्यूशन में जो है वो कटौती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे इससे क्या है जी, हम बोलेंगे कि हमारी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कौन सी ग्रोथ हो रही है? हमारी ग्रीन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमारी क्लीन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हमारे क्लाइमेट को हम, अपने इन्वायरमेंट को हम क्लीन कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया। एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ वगैरह जो है वो लगाए जाएँ, ठीक है, ये भी इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो पेड़ होंगे तो वो क्या करते हैं, हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, उसका काम करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जनरली आप एक टर्म सुनते हो जब आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। तो फॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हमारे कार्बन है वो सिंक होगा, कार्बन जो है वो अब्जॉर्ब होगा बाय द ट्रीज़ के द्वारा, वेजिटेशन कवरेज के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कार्बन का जो कंटेंट कंसंट्रेशन है वो हमें जो है वो कम देखने को मिलेगी हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है, हमें इंडस्ट्रीज़ को जो है वो लगाना है, लेकिन पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्रीज़। पोल्यूशन ये तो नहीं हम बोल सकते कि ज़ीरो पोल्यूशन बिल्कुल होगा, बट पोल्यूशन होगा, थोड़ा होगा, बट उसको हम किसी तरह मैनेज करें, किसी तरह एफॉरेस्टेशन एफर्ट से करें, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ जिससे कि जो है इन्वायरमेंट अगर हार्म भी हो और उस हार्म को हम क्या करें, कंपनसेट करें किसी तरह, ठीक है, जिससे कि उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट का नहीं नहीं देखने को मिले, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पिलर क्या रहेगा जी, अनलीजिंग पोटेंशियल के बारे में। अब लोगों का एक बड़ी ही कैपेबिलिटी है लोगों में काम करने की, ठीक है, लोगों के अंदर एक पोटेंशियल है, लोग लेकिन नहीं जानते। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आप में कैपेसिटी है, ये काम करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, आप में पोटेंशियल है, ताकि वो लोग जो है वो काम करेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम बोलेंगे कि अनलीज उनका पोटेंशियल जो है उनको एनहांस करवाना है, ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, ठीक है। तो इसकी बात की कि ये पिलर रहेगा। फिर उसके बाद बात की कि बजट में जो हमारे बोला गया है कि अमृत काल बजट जो है हमारा, इसमें यही बोला गया है कि आने वाले 25 फाइनेंशियल सेक्टर पे भी ध्यान दो, हमारे जो है बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आओ। रीचिंग द लास्ट माइल की बात की गई, एक पिलर ये आ गया, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी योजना, कोई भी हमारी स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका बेनिफिट जो है हर एक बंदे को मिलना चाहिए, टॉप टू बॉटम पूरा, ठीक है। यानी कि रूरल एरिया में जो बंदा बैठा है उसको भी मिलना चाहिए, हिली एरियाज़ में बैठा है उसको भी मिलना चाहिए। इवन की जो पीवीटीजीज़ है हमारे, ठीक है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज़, ठीक है, उनको भी बेनिफिट जो है उस योजना या फिर हम बोले कि प्रोजेक्ट का जो है गवर्नमेंट का मिलना चाहिए, ठीक है। तभी तो होगा ना कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ठीक है। हम चाहते हैं सबका विकास होना चाहिए, ये नहीं कि एक कम्युनिटी जो है उसका विकास हो गया दूसरा का नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी दो कम्युनिटी के बीच में कभी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हमें जो ब्रिज बना, जो मतलब कि उनके बीच में गैप बना हुआ उसको हमें फिलअप करना है, उसमें ब्रिज बनाना है, ठीक है, उनको फिलअप करना है। तो वही चीज़ है, तभी हो पाएगा जब हम गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स जो है सब तक जो है पहुँचाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये बात आ गई। फिर बात आती है जी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वही चीज़ हो गया कि गवर्नमेंट जो है कोई भी वही सबका साथ सबका विकास, गवर्नमेंट कभी भी कोई प्रोजेक्ट या स्कीम वगैरह लाती है, वो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट स्कीम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक हम लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है मिलकर काम ना करें, हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट, हम एज ए सिटीज़न के तौर पर, हमारे इंडिया के सिटीज़न के तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाए, प्रोजेक्ट लाती है, तो हमें गवर्नमेंट को जो है उसमें पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन जो है हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए, तभी होगा, सबका साथ होगा और तब भी सबका विकास होगा। ठीक है, तो वही इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसी की बात करता है। ठीक है, हमें हर एक बंदे की जो है वो डेवलपमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, और देख लेते हैं और डिटेल एनालिसिस करते हैं बजट के बारे में कि और क्या क्या बातें जो है बोली गई। फिर हम बात करते हैं वुमेन के ऊपर भी बोला गया है कि ये बोला गया कि वुमेन को हमें इकोनॉमिकली जो है वो एम्पावर करना है, वुमेन को हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है, सोसाइटी में उसके स्टेटस को हमें राइज करना है। ठीक है, तो वही चीज़ है DNRLM, मतलब दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके अंडर जो है 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, उनको एम्पावर किया जाएगा इकोनॉमिकली। ठीक है, ताकि हमारी जो वुमेन्स हैं जो अच्छे गुड एंटरप्रेन्योर बन सकें। जनरली हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो वुमेन के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वुमेन जो है 81 लाख वुमेन्स को एम्पावर किया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर किया जाएगा, ताकि वो आने वाले टाइम पे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सके। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आता है जी आपका PM विकास। ठीक है, तो PM विकास की अगर मैं बात करूँ, PM विकास की अगर मैं बात करूं, तो मैं यही बोलूँगा, इसकी फुल फॉर्म है जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ठीक है, मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास नहीं होती, उनको मतलब कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनका पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट उनको देगी। ठीक है, और उनको स्किल्स प्रोवाइड करेगी ताकि कितनी अच्छे से चीज़ों को जो है वो बना सकें। उनमें एक स्किल जो है, ट्रेनिंग उनको प्रॉपर दी जाएगी, प्रॉपर नॉलेज उनको दी जाएगी, जिससे कि वही है कि मतलब कि उनको चीज़ों की जांच सिखाई जाएगी ताकि आने वाले टाइम पे वो कमा सकें। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। फिर बोला गया जी टूरिज्म सेक्टर में बूस्ट लाने की बात की गई है। ठीक है, फिर बोला गया है जी ग्रीन जॉब्स को क्रिएट करना है, ग्रीन ग्रोथ हमें लानी है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल में कैसे आनी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम देख लेते हैं जी रुपीज़ कम फ्रॉम, कहाँ से पैसा जो है आएगा ये भी बताया गया, और कहाँ पे पैसा जो है खर्च किया जाएगा पूरे साल। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। तो ये बोला गया पैसा जो आएगा कहाँ से, यानी कि इनकम कहाँ से होगी गवर्नमेंट की। पहला बोला गया जी इनकम टैक्स से, यानी कि हमारा डायरेक्ट टैक्स है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई कि इनकम टैक्स जो है, ठीक है, इनकम टैक्स से जो है वो कितना पैसा आएगा, वो एक डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इनकम टैक्स से 15% का आएगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स से कितना पैसा आएगा, 15%। ठीक है, उसके बाद एक हमने यूनियन एक्साइज ड्यूटी से कितना आएगा, 7%। बोरोइंग, एक्सटर्नल बोरोइंग, यानी कि जो हमारी कंट्री जो है बाहर किसी और कंट्री से पैसा लेती है, ठीक है, एज ए लोन पे। ठीक है, या फिर हम बोलें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, तो वो एक्सटर्नल बोरिंग होता है। ठीक है, या फिर लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, एक टेंशन, लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी होती है टेंशन, आपके लिए टेंशन है, यानी कि आपने पैसा लिया हुआ, आपने इसको रीपे भी करना है विद द इंटरेस्ट के साथ, तो आपके लिए क्या एक टेंशन है ना, तो भी इसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो वही देखा, एक्सटर्नल बोरिंग या फिर अदर लाइबिलिटी जो है, ये भी होगा कि मतलब 34% जो है हमारा जो है यहाँ से आएगा। ठीक है, तो जो भी बोरिंग वगैरह जो है वो बाहर से की जाएगी। अच्छा जी, फिर हम बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट का पैसा, वो 6% बोला गया, 6% ये वाला पैसा आएगा। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होती है, अब नाम से ही पता चल रहा है नॉन टैक्स, यानी कि जो टैक्स से पैसा नहीं आ रहा है गवर्नमेंट के पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास किसी और सोर्सेज से आ रहा है। जैसे कि हम बात करें कि अब जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप जाते हो, ठीक है, उसकी फ़ी चार्ज करते हो, जो फ़ी आप उसकी देते हो, पे करते हो, तो वो जो फ़ी होती है वो क्या होती है, नॉन टैक्स होती है। ठीक है, टैक्स से पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, वो नॉन टैक्स है। तो इसलिए मुझे नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गया वो पैसा। जैसे कि आप देखो चालान कटता है आपका, ठीक है, तो बाइक में आपने हेलमेट नहीं डाली, ठीक है, उसका चालान कट गया, तो वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वही पैसा कौन सा होगा, नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, फिर जैसे कि आप देखो कि आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, वो भरती है, उसका पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, वो पैसा जो नॉन टैक्स का पैसा है, ठीक है, तो वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो वही बोला कि 6% पैसा जो है गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा, ये नॉन टैक्स से आएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो, फिर 2% पैसा जो है वो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आएगा। मतलब कि नाम से ही पता चला, नॉन डेट मतलब कि जो डेट नहीं है। ठीक है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि कुछ कैपिटल गवर्नमेंट की, उसकी क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। अब डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ परसेंट जो है उसके जो है शेयर्स जो है वो बेचेगी। जब बेचेगी तो वहाँ से गवर्नमेंट को क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, वो जो पैसा है वो क्या, इनकम है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल को बेच के रिसिप्ट हुआ, तो तभी नाम बना नॉन डेट, डेट से नहीं आया है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, 2% पैसा जो है वो यहाँ से आएगा।
फिर आ गया 4% का जो आएगा कहाँ से, कस्टम ड्यूटी जो है, ठीक है, वहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मोटा मोटा तौर पे यहाँ से पैसा जो है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ द रुपी जो है वो आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने ये बता दिया। फिर आता है जी रुपी गोज़ टू, ठीक है, पैसा जो है जाएगा कहाँ कहाँ को, गवर्नमेंट का। तो वो हो गया जी आपका एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया। तो पहला आता है जी आपका क्या, पहला आता है जी आपका पेंशन। पेंशन में पैसा खर्च होगा 4% का गवर्नमेंट का। अदर एक्सपेंडिचर्स जो है हमारे, ठीक है, 8% जो है गवर्नमेंट के ये खर्चे होंगे। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी मतलब कि लोन लिया हुआ है, ठीक है, बाहर किसी से भी, ठीक है, ये किसी से भी लोन लिया है उसका पैसा जो है वो देना है, उसका इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, वो 20% का इंटरेस्ट खर्चा गवर्नमेंट का ये होगा। फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज़। अब जो हमारा जीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्ज़ी है उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, बट उसका काम है रिकमेंडेशंस देना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आपको इस टाइप से जो है वो जीएसटी का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन वही देखा हमने कि डिवोल्यूशन जब भी होती है या डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होती है तो हम ये बोलेंगे दो वे में होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है, ठीक है। तो ये अब क्या होती है, ये आप जनरली जो है पॉलिटी में पढ़ते ही हो, ठीक है, जब फाइनेंस कमीशन आप पढ़ते हो, ठीक है, टॉपिक। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बात करें, अच्छा 18% जो है पैसा ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ जाएगा, यही स्टेट्स को जो शेयर्स जो है वो देने पड़ेंगे टैक्सेस के, जो भी जीएसटी वगैरह, ठीक है, ड्यूटीज़ के। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी सब्सिडीज़। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ भी देगी, ठीक है, लोगों को सब्सिडीज़ जो है वो 7% की दी जाएगी। तो ये भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी डिफेंस सेक्टर में। 8% जो है वो डिफेंस सेक्टर में वेपन्स वगैरह जो है वो बनाने हैं, तो वो खर्च है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो डिफेंस सेक्टर में भी 8% का जो है वो खर्च किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर जी देख लो ये वाला। फिर और कौन सा खर्चा है जी, फिर एक आ गया जी आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है। अब इन दो में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखो जी, अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, हमारी इस टाइप की स्कीम होती है जिसमें फ़ंड को जो अलॉट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फ़ंड को एलोकेशन किसके द्वारा की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ऑब्वियस ही बात है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। सपोज़ करो कोई भी स्कीम है, ठीक है, वो सपोज़ करो किसी भी स्टेट, सपोज राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में किसी स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। तो अब उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अब वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगा फंड में, ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड अलॉट किया, जो भी स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फंड अलॉट किया, लेकिन अब जो है उस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना राजस्थान में। अब यहाँ पे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएगी अपनी स्टेट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये होती है जी आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है जी आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अच्छा, फिर होती है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की हम बात करते हैं, ये वो स्कीम्स होती है जिसमें कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए खर्चा होगा, तो वही फंड अलॉट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। और उस स्कीम को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट भी करवाया जाएगा दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। तो ये डिफरेंस था जी, उसमें पहले में क्या था सेंट्रल सेक्टर में कि फ़ंड को अलॉट सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, और उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट। और सेकंड में हमने क्या देखा, फंड को अलॉट और एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट यानी कि कौन करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड अलॉट करेगी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, और उसके बाद हम बात करें इसको इम्प्लीमेंट भी दोनों करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा जी, वो होगा 9%, ठीक है। और उसके बाद देखा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना खर्चा होगा, 17% का, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं और क्या बात की गई बजट में, यही बोला गया जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई। जम्मू कश्मीर में जो है फोकस किया जाएगा हमारा JNK के ऊपर। लद्दाख जो है उसमें बूस्ट किया जाएगा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है लद्दाख में, तो उसकी बात भी जो है वो की गई है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी, फिर बात की गई है जी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो यानी कि हर बंदे का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का जो है वो घर हो, तो ये ड्रीम जो है उनका फुलफ़िल किया जाए, ठीक है, इसी प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो 79,000 करोड़ जो है इसी योजना के लिए जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि खर्च किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट आता है जी देखो अपना देश। अब देखो अपना देश की मैं बात करूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। इसके चांसेस हैं आपके आने के, ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लो, देखो अपना देश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें देखो अपना देश, तो इसमें ये बोला एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जिसमें यही है कि हमारे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। जनरली देखने को मिलता है कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं, ठीक है, LAC रीजन वाली साइड देख लो आप, ठीक है, तो बॉर्डर विलेजेस है, वहाँ पे लोग जो है वो नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को बोलना है कि आप लोग वहीं पे रहो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उन लोगों को बोला जाएगा वहीं पे रहो, तो वहाँ पे हमें वैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे लोगों की एक बेसिक एमिनिटीज़ को हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर लोगों की वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ होंगी तो लोग वहीं पे रहेंगे, ठीक है, वहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ को जो है वो बनाया जाए, पहली चीज़। दूसरा, वहाँ पे टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ट अप किया जाए, ताकि लोग जो है वहाँ पे देखने के लिए जाएँ, ठीक है, लोग देखें, क्योंकि टूरिज़्म अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ट अप होगा तो लोग वहाँ पे जो है वो घूमने जाएंगे, ठीक है, लोग वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि टूरिज़्म को भी बूस्ट किया गया, और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको भी बेसिक कम्युनिटीज़ दे के वो उनको भी वहाँ पे रिसाइड करने के लिए हमने लो किया, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं और क्या बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया, स्टेट गवर्नमेंट जो ये भी बोला गया स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यही यूनिटी मॉल्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे जाएगी और अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट के मतलब कि प्रोडक्ट्स की वहाँ पे सेल करेगी, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सेल, यानी कि ODOP, ठीक है। तो वही देखा, वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट जो है उसकी सेल की जाएगी इस यूनिटी मॉल में, ठीक है। और जनरली हमें पता है, हमने कई सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को GI टैग दिया हुआ, ठीक है, इससे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एक वैल्यू हमें देखने को मिलती है, कि इसकी ओरिजिनलिटी पता चलती है कि प्रोडक्ट बेसिकली है कहाँ का, ठीक है। तो इसलिए जो है GI टैग भी हमने कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स को दिए हैं, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो भी बनाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का फेमस होगा, ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट क्या करेगी, यहाँ पे यूनिटी मॉल्स में उसको बेचेगी, ठीक है, सेल करेगी। तो ये भी एक कमाने का एक जरिया भी हम बोल सकते हैं, लोगों को एक बना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, ठीक है। तो चलो जी, ये हो गया हमारा देखो अपना देश। अच्छा, फिर बात आती है जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। फिर ये भी बोला गया कि हमारा जो है वो खर्चा किया जाए हमारी मशीन्स के ऊपर, कैपिटल्स के ऊपर। तो आपको पता है मशीन्स के ऊपर खर्चा करोगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी अगर GDP बढ़ेगी, ठीक है, वो तभी बढ़ेगी जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है, तभी आपकी GDP जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। और GDP और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हमारी वो कैसे बढ़ सकती है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी ज़्यादातर मशीन से कैपिटल्स वगैरह जो है वो होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है उन मशीन्स को लाया जाएगा, उनको ख़रीदा जाएगा, खर्चा किया जाएगा उस पर। तो वही देखा गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जो है वो बात की गई है कि 10 लाख का हम बोलेंगे, उसका 33% जो है 10 लाख का वो खर्च कर देंगे हम यही कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो मैंने जिसमें यूज़ किया जाएगा इन द मेकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, उससे हमारी GDP इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी, ये देखो नेक्स्ट नोट देख लेते हैं, ठीक है। अब नोट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो नीचे लाइक को कर दो, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नोट देख लेते हैं। नोट की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कि बजट ऑफ न्यू इंडिया शेडिंग क्लोनिंग सिंबल, ठीक है, थोड़ा हल्का सा ही नोट है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम कॉन्टीन्यूटी बनाएंगे, इसे 9 के साथ 10 वाला पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है, फिर उसी के साथ कॉन्टीन्यूटी हम बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या बातें जो हैं वो और की गई है हमारे बजट में, ठीक है। तो पहले थोड़ा एक नोट देख लो, ठीक है। देखो नोट में क्या बोला गया है कि हमारा न्यू इंडिया जो है उसने शेडिंग कर दी हमारे कॉलोनियल सिंबल्स को, ठीक है। पहले या फिर हम बोले कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे क्या था, हमारे दो बजट आया करते थे, एक होता था हमारा रेलवे बजट, एक होता था हमारा जनरल बजट। लेकिन इस चीज़ को हमने चेंजेस लाई इस पर, ठीक है। अब हमारा जो है कॉमन बजट आता है, हमारा एक जनरल बजट आता है, ठीक है। अब हमारा कोई सेपरेट दो बजट नहीं आते। उस टाइम पीरियड पे भी ऐसा क्यों किया गया था, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किया था। आपको पता है कि वो क्या करते थे, रेलवे बजट जो था उसका अच्छा खासा बजट बनाते थे, क्योंकि उनको क्या था कि वो जब हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और वहाँ पे प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बना के यहाँ पे लेकर आते थे, उनका यहाँ पे ट्रेड किया जाता था। तो ऑब्वियसली जब ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली बात है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तो उस समय बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था रेलवे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे बजट हमेशा जो है वो ज़्यादा बनाते थे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो तब भी हमने क्या किया, अब हमने रेलवे बजट और जनरल बजट को जो है वो कोलैब करके एक ही कर दिया, वो है जी आपका कॉमन या फिर जनरल बजट। ये चेंजेस देखने को मिली। फिर हम बात करते हैं कि पहले वही बता दी मैंने कि डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ बजट जो थी हमारी, वही एंड वर्किंग डे ऑफ फेब होती थी, इसको चेंज करके हमने जो फर्स्ट फेब हमने की ये चीज़। और एक चीज़ और, पहले जो है बजट जब भी लाया जाता वो शाम के 5 बजे लाया जाता था, ठीक है। ब्रिटिश का ही मतलब कि एक मतलब कि बोलेंगे तब से ही ये चीज़ चली आ रही थी। तो पहले 5 PM पे होता था। अब लेकिन ये बोला गया बजट जो है हमारा वो 11 बजे ही जो है
बजट को सुबह सुबह जो है वो लाया जाता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी, उन्होंने ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है कि 11-11 बजे ही सुबह जो है बजट हमें देखने को मिलता है, जो कि पहले 5 बजे देखने को मिलता था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, तो ये बता चुका हूँ कि पहले वही ब्रीफ केस में आया करता था बजट, लेकिन वही कॉलोनियल एरा जो है, ब्रिटिश एरा जो है, उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें दिखाता था। तो इसलिए हमने इस चीज़ को भी जो है वो साइड लाइन किया और हमने वही खाता जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। उसमें जो है हमने जो है वो बजट को लाया, लेकिन वही चीज़ पहले पेपर्स का यूज़ करते थे, अब पेपर्स का यूज़ नहीं किया, पेपरलेस बजट लाया। वही इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैसेज लोगों में देना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट को हमें जो है वो क्लीन रखना है, ठीक है। पेपर को तभी डिस्कार्ड किया, और टैब वगैरह उसका वही खाता में था, उसी टैब में एप्लीकेशन थी, उन्हीं का यूज़ करके बजट पूरा जो है वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, तो फिर अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि पहला जो बजट हमारा आया था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1860 में, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे कि अब जब इंडिपेंडेंट इंडिया हम बन जाते हैं, तो हमारा पहला बजट जो फर्स्ट टाइम जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, 26 नवंबर को किया जाता है, ठीक है। तो कब किया जाता है, 26 नवंबर 1947 में पहली बार जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हम ये बोलेंगे पहली बार बजट जो है वो तब किया गया था, 26 नवंबर 1947। और उस टाइम के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है ये बजट जो है वो लाया गया था, ठीक है। और इस फाइनेंस मिनिस्टर के हमारा नाम क्या था, R K, यही षणमुख खान छेटी जी, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा याद रखो। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अ, ये जो हम बात करें, जब यूनियन बजट हमारा 2023-24 का है, ये जो हमारा बजट एक ब्लू प्रिंट है, ठीक है। हमारा जो विजन फॉर अमृत काल एट द रेट 2047 है, जिसमें हमारे 100 ईयर पूरे कंप्लीशन हो जाएंगे आज़ादी के, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 25 ईयर्स है उसका एक हम बोलेंगे ब्लू प्रिंट है, ठीक है। तो ये विजन फॉर अमृत काल जो है उसका एक ब्लू प्रिंट है कि जो मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो है इन 25 साल में रिमेनिंग की जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस टॉपिक पे आओ। यहाँ पे हमने छोड़ा था ना नाइन्थ वाला, क्या क्या बातें की गई हैं बजट की, ठीक है। तो अब देखते हैं और क्या क्या बातें जो है वो एनुअल बजट में की गई, क्या क्या काम जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये बोला गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल होगी, ठीक है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल की अगर हम बात करें, तो हम यही बोलेंगे कि यही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, ठीक है, ये बोला गया कि इस पे जो है हम 44 करोड़ जो है वो खर्च किया जाएगा। तो यानी कि हम ये बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है। कोई अगर डेथ होती है 18 से 50 ईयर की एज के बंदे की, तो उसकी एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की गई है, उसका पैसा जो है उस बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोविड वैक्सीनेशन जो है उसकी बात की गई, प्रॉपर कोविड वैक्सीनेशन लोगों को की जाएगी। फिर PM जन धन योजना, PMJDY, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करें, ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है। यानी कि हम चाहते हैं कि हर एक बंदे के जो है पास एक उसका अपना खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका खाता होना चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहा है चाहे वो अर्बन एरिया में रह रहा है, सबके पास, ठीक है। तो अब यहाँ की फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, रूरल एरियाज़ में बैंक्स वगैरह जो है वो खुलने चाहिए, ठीक है। PSL हमारे जो नॉर्म्स होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, वो हमारे नॉर्म्स को हमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं वो हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, उतना डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगा, बस अभी आप यही याद रखो कि प्रधानमंत्री पूजन करना है, ठीक है। लोगों के खाते वगैरह अकाउंट्स वगैरह खुलाने हैं, जिससे कि लोगों के जेब में पैसा जाएगा, लोग अकाउंट खोलेंगे, पैसा सेविंग करेंगे, ठीक है, पैसा खर्चेंगे, लोग खर्चेंगे, GDP बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। सारा लिंकिंग है, ठीक है। तो अब ये बोल सकते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना की भी जो है वो बात की गई, ठीक है। इसको प्रमोट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं जी स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें, तो हम यही बोलेंगे कि हाउस होल्ड जो टॉयलेट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्वच्छ भारत आपको पता है हमें क्लीन आगे सराउंडिंग में अपने जो है साफ़ सफाई जो है बनाए रखनी है, ठीक है। तो लोग जो है वो मतलब कि हम ये देखेंगे टॉयलेट्स वगैरह जो है वो बनाए, उसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये चीज़। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी LPG कनेक्शन की। तो ये उज्ज्वल स्कीम जो है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम जो है उसके अंडर जो है लोगों को LPG कनेक्शन दिया जाएगा। जनरली हम देखते थे क्या होता था पहले, यही वुमेन जो है वो क्या करती थी, खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए वो जाया करती थी, अपने बच्चों को भी साथ ले जाया करती थी। तो हम ये बोलेंगे कि जब वो फ्यूल वुड को लेकर आती थी, जब उनको जलाती थी, तो ऑब्वियस से पोल्यूशन भी तो होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनकी सेहत भी ख़राब होगी, ठीक है। वो जितना भी वो उसका स्मोक है वो उनके अंदर जाएगा,
आएगा, ठीक है, और उनकी सेहत ख़राब होगी, हेल्थ का जो है मतलब कि ध्यान रखते हुए तभी एलपीजी कनेक्शंस जो है इनको दिए जाएँ, ताकि ये इसको डिस्कार्ड करें, ये जो फ्यूल वुड्स होती हैं इनको डिस्कार्ड करें और एलपीजी कनेक्शन जो है इसका यूज़ करें, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी रीचिंग द लास्ट माइल। मतलब कि कोई भी बंदा जो है वो रहना नहीं चाहिए, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। हमारा चाहे वो अर्बन एरिया का बंदा हो, चाहे अर्बन एरिया में रह रहा हो, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहा हो, ठीक है, कोई भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। इवन कि आप देख लो, मैं आपको एक आगे बताऊंगा, पीबीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी, ठीक है, उनको भी बेनिफिट जो है बन के मिलना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी जो है वो नहीं रहना चाहिए, टॉप टू बॉटम बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, उसके लिए वही देखा है हमने, प्रधानमंत्री यही पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है इसको भी लॉन्च किया, ठीक है। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज़ जो होती हैं, ठीक है, जो अच्छे मतलब बोलेंगे जो अच्छे अफेक्टेड है, ठीक है, उनके लिए हम बोलेंगे कि ये एक मिशन लाया गया ताकि उनकी डेवलपमेंट वगैरह जो है वो की जा सके, उनकी एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया 1 फ़रवरी 2023 में ही हमने कर दी, जब बजट की स्पीच थी, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, इसमें ये बोला गया कि 15,000 करोड़ जो है उसका एक फ़ंड बनाया गया, उसके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे आने वाले जो नेक्स्ट हमारे 3 ईयर्स हैं, ठीक है, तो आने वाले जो हमारे 3 साल हैं उसमें इतना पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा, ताकि उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पर्टिकुलर ग्रुप वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटी की जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी हमारे माइक्रो इरिगेशन, यानी कि माइक्रो इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन या फिर ट्रिकल इरिगेशन, एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही टर्म है ये, ठीक है। चाहे आप माइक्रो इरिगेशन बोलो, चाहे ड्रिप इरिगेशन बोलो, चाहे ट्रिकल इरिगेशन बोलो, पहले आप ये समझो कि माइक्रो इरिगेशन क्या होती है, या फिर ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, या ट्रिकल इरिगेशन क्या होती है। देखो जी, हम देखते हैं कि कुछ हमारे ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी की जो है वो किल्लत है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे पानी जो है वो सेफली अच्छे से यूज़ होना चाहिए, हर एक को पानी जो है वो मिलना चाहिए, तो इसलिए पानी की वेस्टेज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि कर्नाटका रीजन की हम बात करें, कर्नाटका जो हमारे ड्रॉट प्रोन रीजन है, ठीक है, जहाँ पे ड्रॉट अफेक्टेड होते हैं रीजन्स, वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे इरीगेशन भी होनी चाहिए, बट इरीगेशन इस हिसाब से होनी चाहिए कि पानी की वेस्टेज ज़्यादा ना हो। इसलिए हम माइक्रो इरीगेशन जो है वो लेकर आए, यानी कि जिसमें क्या होगा, वाटर जो है वो तो अलो होगा हमारे खेतों को, लेकिन पानी उसका जो है वो स्लोली स्लोली पेस के साथ एक ड्रॉप बूंद में, बूंद बूंद में जो है पानी जो है वो निकलता जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये है, ये ऐसे ऐसे करके बूंद बूंद में पानी जो है वो छोड़ छोड़ करके निकलता जा रहा है। तो अब ये देख सकते हो कि इससे क्या होगा, पानी की भी जो है वो वेस्टेज नहीं होगी, सेव किया जाएगा पानी को, और हम ये बोलेंगे कि न्यूट्रेंट्स भी जो है वो अलो किए जाएंगे। यही स्लोली स्लोली जो है हमारे पानी से और ये प्लांट तक जो है वो न्यूट्रेंट्स भी प्रॉपर जो है वो हो पाएंगे, ठीक है। तो अब ये भी जनरली जो है वो देख सकते हो, तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, यही जो हमारे ड्रॉट प्रोन रीजन है हमारे कर्नाटका के, उनको, ठीक है, ताकि वहाँ पे माइक्रो इरीगेशन या ड्रिप इरीगेशन जो है उनको लाया जाए जल्दी से जल्दी। फिर हम बात करते हैं कि अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह जो हैं ये खोले जाएंगे, जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप कम्युनिटीज़ के लोग बच्चे जो हैं पढ़ेंगे, यानी कि 740 ऐसे जो हैं वो खोले जाएंगे, और उनमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी जो है वो की जाएगी, 38,800 टीचर्स की रिक्रूटमेंट वगैरह जो है वो की जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी भारत श्री की। तो भारत श्री में यही है कि जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं उनकी डिजिटाइजेशन करनी है, ठीक है, उनको हमें डिजिटाइज करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये बोला गया हमारा भारत श्री में। फिर उसके बाद और क्या बात की गई यहाँ पे, यही कि हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, जिसमें वही हम हाउस होल्ड जो लोगों के जो घर बनाने का जो एक सपना होता है, ठीक है, उसको जो है फुलफ़िल किया जाता है। तो वही इसको हम स्कीम को जो है वो एनहेंस, योजना को जो एनहेंस किया जाएगा बाय 66% से, ठीक है। अब एक नोट देख लेते हैं। अब इंडिया की इकोनॉमी जो है ये बोलती है कि इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, लास्ट 9 ईयर से अगर हम देखें, अगर हम बात करें, आज से अगर 9 साल पहले चले जाते हैं, तब इंडिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुका है। तो इंडिया ने इसके रीज़न बताया कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आए हैं। तो उन्होंने क्या बोला जी, क्या कारण रहे ये देख लेते हैं। देखो, पहला तो कारण ये बताया गया, हाउस होल्ड टॉयलेट्स वगैरह, ठीक है, हमने स्वच्छ भारत मिशन में लोगों के घरों घरों में जो है वो टॉयलेट्स वगैरह बनाए, क्लीनलीनेस पे हमने ध्यान दिया, आगे पीछे अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, स्वच्छता पे ध्यान दिया। तो हम ये बोलेंगे कि हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए, जिसके कारण हमारे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आए हम, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर उसके हम बात करते हैं जी एलपीजी कनेक्शंस, ठीक है। तो एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो हमने लोगों को प्रोवाइड किए उज्ज्वला योजना के अंडर,
ठीक है। तो पहले वही फ्यूल वुड इकट्ठे करने जाया करती थी वुमेंस वगैरह, ठीक है, बच्चों को भी लेके जाती थी। तो जब वो बनाते थे तो वो ऑब्वियस सी बात है उनकी सेहत ख़राब होगी। तो सेहत ख़राब होगी तो मतलब ये स्मोक उड़ेगा, ठीक है, उस जो भी फ्यूल वुड को जब जलाया जाएगा उससे जो भी स्मोक उड़ेगा, वो स्मोक जब वो इनहेल करेंगे तो इनहेल से वही चीज़ है कि वो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, जब वो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे कितने लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं ऐसे मतलब कि अफेक्टेड होंगे, ठीक है, स्मोक इनहेल करके। तो सब काम नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही, ठीक है। हम बात करेंगे कि हमारी जो ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो साथ ही साथ जो है हम ये बोलेंगे कि हम जो है वो इकोनॉमी में अपने आप को पीछे करते जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी चाहिए। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी तभी होगी जब हमारी हेल्थ भी ठीक होगी, ठीक है, तभी हम काम कर पाएंगे, कमा पाएंगे और हमारी इंडिया भी ग्रो करेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाओ, ठीक है, स्वच्छता पे ध्यान दो, लोग बीमार कम पड़ें, ठीक है, लोगों की सेहत ठीक रहेगी, लोग ज़्यादा कमाएं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी हमारी जो है ग्रो करेगी। तभी हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का ये रीज़न बताया जाता है। दूसरा ये बताया जाता है एलपीजी का। तीसरा कोविड वैक्सीनेशन, वही लोगों की सेहत ठीक रहनी चाहिए, ठीक है। तो कोविड वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करने की जो है वो बात की, ठीक है, जिससे कि लोगों को जो है लोग ये हमारी हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी बनती हुई नजर आएगी, ये भी कारण दिया गया। फिर ये भी बोला गया कि लोगों के जो है वो बैंक अकाउंट्स खोले गए, लोगों के जो है वो खाते खोले गए हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है, ये भी एक कारण बताया गया। फिर 44 करोड़ का कवरेज किया गया हमारा यही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड यही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यही मैंने बता चुका हूँ हमारे कर्नाटका के हमारे ड्रॉट प्रोन रीजन है, ठीक है, जो कि ड्रॉट से जो है अफेक्टेड है, वहाँ पे पानी की किल्लत है। हम चाहते हैं कि पानी वहाँ पे जो है एक सेफली जो है वो यूज़ होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे माइक्रो इरीगेशन या ड्रिप इरीगेशन को जो है वो लाया जाएगा। तो मैं समझा चुका हूँ क्या है ये, ठीक है। तो वहाँ पे सरफेस टैंक्स भी बनाए जाएंगे, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि जो रेन का पानी होगा वहाँ पे जो है वो इकट्ठा होगा, उस पानी का भी जो है वो यूज़ किया जाएगा इरिगेशन में, ठीक है। तो उसके लिए सरफेस टैंक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा उसको भी, ठीक है। तो अभी आपको ये पता ही होगा, मेरे को पता है, ठीक है। तो चलो ये देखो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वही, अब कर्नाटका के जो हमारे ऐसे ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं, यहाँ पे क्या है, इस टाइप के सरफेस टैंक्स बनाने हैं, माइक्रो इरीगेशन जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। क्या चाहिए, पैसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, 53,000 करोड़, सॉरी 5,300 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये अपर यही भादरा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, उसके तहत जो है ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी ग्रीन ग्रोथ की। तो वही देखा हमने कि अब हमारा ग्रोथ वगैरह तो कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें क्रेडिट चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो मैं बोलता पैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं जी ग्रीन क्रेडिट, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने की बात की गई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पीएम प्रणाम, ठीक है। इसमें यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि वही जो हमारे ट्रेडिशनल जो मेथड से हम फार्मिंग वगैरह किया करते थे, वही मेथड्स का यूज़ करके हमें जो है वो अपनी फार्मिंग जो है करनी पड़ेगी, जिससे इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है वो सब सेफ रहेगा, ठीक है। तो हेल्थ भी ठीक रहेगी। फिर हम बात करते हैं कि गोवर्धन स्कीम, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लो, गोवर्धन स्कीम ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया जो भी हमारा वेस्ट होगा उसको हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें ऐसे प्लांट्स वगैरह सेटअप करने हैं जिसमें क्या होगा, जो भी हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, ठीक है, उस वेस्ट का हमें क्या करना है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हमें एक धन में कन्वर्ट करना है। तभी नाम से ही पता चल रहा है गोवर्धन, ठीक है, यानी कि धन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पे धन लगा हुआ है, मतलब कि क्या है, मतलब कि उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट था उसका, जो कि किसी काम का नहीं था, उसी को आपने क्या किया, उसको आपने एक वेल्थ में कन्वर्ट किया, उस पर प्रोसेसिंग वगैरह जो है सब कुछ करके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात की गई मिस्टी इनिशिएटिव के ऊपर। अब मिस्टी इनिशिएटिव क्या, हमारा यही कि हमारे मैंग्रोव प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लगाई जाए। जो भी हमारा इंडिया का कोस्टल लाइन होगी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट हो। आपको पता है मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइक्लोन और हमारे
हमारी सुनामी के अगेंस्ट, ठीक है। आपको पता है साइक्लोन और सुनामी की जब इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी को जो है वो कम करने में मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि जो इम्पैक्ट हमारा ह्यूमन पे पड़ना था, जो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे पड़ना था, ह्यूमन लॉस और प्रॉपर्टी लॉस जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा, वो इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी को ये तोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी जो एक रफ्तार होती है उसको ये कम कर देते हैं, धीमी कर देते हैं। तो वही है, हम बोलेंगे मैंग्रोव प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लगानी चाहिए कोस्टल लाइन में, उसकी भी जो है वो बात की गई, जिससे वही नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन पे, हमारी प्रॉपर्टी पे कम देखने को मिलेगा। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं और क्या बात की गई। ये बोला गया कि अमृत धरोहर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, जिससे क्या है कि हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनका एक ऑप्टिमल यूज़ होना चाहिए, ठीक है। हमें वेटलैंड्स जो है उनको हमें बनाए रखना है, ठीक है। वेटलैंड्स को हमें ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। तो श्रिंकेज उनका नहीं करना है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हमें ऑप्टिमल यूज़ करना पड़ेगा वेटलैंड, उसके लिए लाई गई अमृत धरोहर जो है स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये वेटलैंड के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी बात की गई। फिर हम बात करते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की गई कि जो हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशन और नेट ज़ीरो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो की जाएगी। फिर हम बात करते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए जाएँ, डेवलप किए जाएँ, जैसे लिथियम आयन बैटरी देख लो, जिसमें कि क्या होगा, इस बैटरीज की जो है वो यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी इंटरस्टेट ट्रांजिशन सिस्टम, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है वो बात की गई है, ठीक है। तो आप जनरली देख सकते हो कि मेट्रो वगैरह जो है ये भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट चलती हैं, तो आप देख सकते हो कितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हमारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जब एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता है, लोगों में एक यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो डाइवर्स नेचर के जो लोग होंगे उनमें एक यूनिटी आती है, ठीक है, बॉन्डिंग बनती है। चलो ये तो रही इस साइड की बात, बट ये आप याद रखो कि इंटरस्टेट ट्रांजिशन सिस्टम जो है वो इसकी भी बात यहाँ पे की गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो और क्या बात की गई। यहाँ पे ये बोला गया कि हमें जो है फिशरीज़ के ऊपर भी जो है वो ध्यान अपना जो है वो देना चाहिए, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे यही देखा, जो हमारी फिशरीज़ होती हैं, यानी कि फ़िश जो हमारे फ़िशरमैन होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी हमें अपना जो है ध्यान जो है वो देना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया कि उनको क्रेडिट वगैरह जो एग्रीकल्चर क्रेडिट में इंक्रीज़ किया जाए, 20 लाख करोड़ का इनको एग्रीकल्चर क्रेडिट किया जाए, ठीक है। फ़िशरमैन जो है उनके लिए टर्म यूज़ की गई आत्मनिर्भर भारत फ़िशरमैन, ठीक है। तो ये टर्म इनके लिए यूज़ की गई है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इनको एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाए, कितना, 20 लाख करोड़ का, ये भी बात बोली गई यहाँ पे, मतलब कितना दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस, डेयरी सेक्टर, फिशरी सेक्टर जो है इस पे फोकस किया जाएगा। और फिशरमैन जो है हमारे कोस्टल रीजन के, उनके लिए एक न्यू सब स्कीम है हमारी ये, ठीक है, जिसका नाम क्या है जी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो ये फिशरमैन के लिए, जिसमें ये बोला गया है कि हम देखते हैं कि फिशरमैन के ऊपर एक बर्डन बहुत ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। क्या है, जब भी वो एक्वेटिक फीड्स वगैरह खरीदता है, ठीक है, उस पर कस्टम ड्यूटी इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको उसके ऊपर बर्डन बन जाता है कॉस्ट का। हम चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटी जो है वो कम होनी चाहिए, कॉस्ट कस्टम ड्यूटी पे अगर रिडक्शन होगी तो इसका बर्डन जो है जो एक्वेटिक फीड लेता है, ठीक है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी का जो बर्डन उस फीड पे कम होगा, तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर फिशरमैन के ऊपर बर्डन भी जो है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस योजना में यही बात की गई है, पीएम मत्स्य संपदा योजना में, ठीक है। तो वही देखा 6000 करोड़ रुपीज़ जो है, हम बोलेंगे ये जो है खर्च किया जाएगा, जिससे कि फिशरीज मार्केट में इम्प्रूवमेंट आए और हम ये बोले मार्केट डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिले, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी मिलेट्स की बात की गई है। अब मिलेट्स की अगर हम बात करें तो आपने एक सुना होगा, ये बड़ी टर्म यूज़ में है, श्री अन्ना, ठीक है। तो एक ग्लोबल हब जो है बनाया जाएगा, जहाँ पर मिलेट की रिसर्च वगैरह करके मिलेट कल्चर को जो है वो डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है मिलेट्स के जो है वो बड़े ही बेनिफिट हैं। जैसे मिलेट आपका क्या है, रागी, ज्वार, बाजरा, ये इसके बड़े बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं, हमें पता है हमारा इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, और हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट के, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हम क्या करें, मिलेट जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन यहाँ करें, रिसर्च करें, उसके लिए ग्लोबल हब बनाया जाएगा, जिसको बोला गया है श्री अन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च करके हम बोलेंगे मिलेट कल्चर जो है उसको प्रमोट करने की जो है वो बात की गई है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी ये इंसेंटिवाइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमें क्या करना है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी तरफ शिफ्ट करना है, हमें ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करना है, जैसे हम पहले फार्मिंग किया करते थे, तो इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है, इकोलॉजी के लिए भी ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ठीक है हमारी, और हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ठीक है, ठीक है।
तो हमें वही एक जो है, जो पुराने जो हमें सब्जियां मिलती थी, हमें वैसे ही खाने को मिलेंगी, ठीक है, एक ट्रेडिशनल वे में जो पहले हम खाया करते थे। तो ये जो जितना फर्टिलाइज़र्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, आपको पता है केमिकल्स कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब वही चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे हम प्रणाम, पीएम प्रधानमंत्री प्रणाम जो है, इसमें यही है, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देख लो, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। तो वही चीज़ को भी जो है लॉन्च करने की बात की गई है। तो यही बोला गया कि आने वाले, हम बोलें कि आने वाले 3 साल तक इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ फार्मर्स जो हैं, ठीक है, उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो ट्रेडिशनल और एक हम बोले नेचुरल क्लीन ग्रीन फार्मिंग जो है वो कर सके, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आता है जी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि हमारे कई सारे स्टार्टअप्स आते हैं, वो अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं, कई यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, ठीक है, उनका एक बड़ा ग्रेट आइडियाज़ होता है, वो इस आइडिया से लेकर आते हैं कि रूरल एरियाज़ में वो आइडिया को अपने इम्प्लीमेंट करवाएं, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लेकर आएँ रूरल एरिया में, जिससे कि वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिले। बट वही है ना, उनके पास पैसा नहीं होता, उनका पैसा नहीं है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है जी हमारा टैक्स स्लैब्स, ठीक है, ये आप लोग वेट कर रहे होंगे कब टैक्स स्लैब्स के बारे में मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अब टैक्स स्लैब्स जो है वो आ चुका है, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि यही देखा, 0 to 3 लाख जो कमाएगा तो नील, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 6 लाख कमाता है तो 5% का टैक्स। 6 से 9 लाख अगर कमाता है तो 10% का टैक्स, ठीक है। 9 से 12 लाख अगर कमाता है तो 15% का टैक्स। 12 से 15 लाख कमाता है तो 20% का। अगर 15 लाख से ऊपर कमाता है तो 30% का टैक्स, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है एक नई टैक्स स्लैब हमें देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि अब सीनियर सिटीजन्स की। अब सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए एनहेंस किया गया उनकी सेविंग्स का। अब मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है सीनियर सिटीजन के लिए वो एनहेंस किया गया है। यही 15 लाख से अब 30 लाख जो है, इतना वो मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जो है, ठीक है, उसके तहत हम बोलें कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, 4.5 से 9 लाख तक जो सिंगल अकाउंट के लिए कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के लिए 9 लाख से 15 लाख तक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जी यही एक्सेसिबल एजुकेशन और स्किलिंग की। तो हम ये बोलेंगे एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करने की बात की गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिया जाए। बच्चों का अगर भविष्य अच्छा होगा तो ऑब्वियस हमारा इंडिया का भी जो ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा इंडिया भी जो है वो ग्रो करेगा आगे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि यही है कि जीडीपी का 2.9% जो है हमें वो खर्च करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोले कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ यही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये हमारे जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहाँ पे हमारे टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो है वो हम टीचर्स जो हैं वो थोड़े मतलब कि पीछे ना रहें, ठीक है। वो आने वाला जो टाइम हमारा दौर है उसके साथ साथ ही जो है वो चलें, ठीक है। तो उनमें जो है वो एक हमें थोड़ा रिवैम्प लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनमें थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनको टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा जो है वो लाने की ज़रूरत है। तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे इनको टीचर्स को है ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए और अडोलसेंट्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अडोलसेंट्स कौन होते हैं? अडोलसेंट्स होते हैं हमारे वो एज ग्रुप के बंदे जो हम बोलें कि चाइल्डहुड से रिप्रोडक्टिव एज के बीच होते हैं, यानी कि 10 ईयर से लेकर 19 ईयर के बीच जो होंगे उनको अडोलसेंट बोला जाता है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इनको जो है इनके लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाए। फिर हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल लाइब्रेरी पंचायत में वार्ड लेवल पे जो है वो बनाई जाए। वही प्रधानमंत्री यही कौशल विकास योजना, ठीक है। तो इसके तहत वही यूथ में स्किल वगैरह जो है उनका डेवलप किया जाए। ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट होगी तो आने वाले टाइम पे उनको जॉब वगैरह जो है वो मिल पाएगी, ठीक है। हम उनको जॉब नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें स्किल्स बना रहे हैं। और भी जब स्किल बनाएंगे तो वो जॉब्स को जो है ले सकते हैं, ठीक है। हम उनको जॉब नहीं दे रहे, हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। स्किल्स डेवलप करके तो वो ऑटोमेटिकली जॉब उनको मिल ही जाएगी, ठीक है। उनको काबिल बना रहे हैं जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ऐसे 740 जो है वो लाए जाएँ। यहाँ पे हम ये बोलेंगे ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हैं 3.5 लाख, उनको यहाँ पे जो है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह जो है वो कराई जाएगी। तो वही हमें 38,800 टीचर्स की रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। तो ये भी बात होगी। फिर और क्या बात की गई यहाँ पे, यही हमारे एजुकेशन जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। हमारी जो अमृत पीढ़ी है, ठीक है, अमृत पीढ़ी मतलब कि वही अमृत काल आपने पढ़ा कौन से, वही हमारे जो
25 ईयर्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे ही हम बात करें जो हमारे रिमेनिंग 25 ईयर्स हैं, यानी कि 2023 से 47 तक, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे 25 ईयर्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, यही एजुकेशन वगैरह जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, ठीक है। जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक अच्छे से एजुकेशन जो है एजुकेट बनकर वो बाहर निकलें, ठीक है। तो हम ये बोलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा हमारे स्टूडेंट्स को टीच करने में, ठीक है। अब हमारे जो टीचर्स हैं उनमें ट्रेनिंग्स वगैरह जो है उनको दी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, ठीक है, क्योंकि इनके साथ वो फैमिलियर इतने नहीं हैं, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम बोलेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 157 नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा जो है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फिर हम बात करें, एक सेकेंड, अच्छा, फिर हम बात करें जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन थ्रू 5G, मतलब कि क्या बोला गया, यही हम बोले 5G नेटवर्क सर्विसेज जो हैं, ठीक है, हम यही 100 लैब्स वगैरह जो है वो सेटअप की जाएंगे, और उन लैब्स का काम क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की जाए इस टाइप की जो कि 5G नेटवर्क सर्विस सपोर्टेड हो, ठीक है। तो जिससे क्या किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स बच्चों को जो है वो दी जाएगी यही 5G नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो सोचो कितनी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो पाएगी लोगों के बीच, मतलब बच्चों के बीच। फिर हम बात करें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा, हेल्थ केयर एप्लीकेशंस लाई जाएंगी, यहाँ सब में जो है 5G सर्विसेज जो है उसका यूज़ किया जाएगा। वैसे ही ऐप्स वगैरह जो हैं वो एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप करने का काम करेगी, ऐसी हमारी 100 लैब्स वगैरह जो इस्टेब्लिश की जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी जो है अक्रॉस द इंडिया को बूस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली हम ये बोलेंगे कि हमारे हम यही बोलें कि हमारे ऐसे 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे, हमारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स की जो है वो बनाई जाएंगी, ताकि हमारा ये एक पोर्ट दूसरा पोर्ट तीसरे पोर्ट हमारे कनेक्ट हो। कनेक्ट से क्या होगा, ये है कोल की सप्लाई, स्टील, फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन्स, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा। तो इसमें हमें कनेक्टिविटी में ऐसे पोर्ट कनेक्टिविटी करने में खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 75,000 करोड़ की, ठीक है। तो ये भी बात जो है वो की गई बजट में, ठीक है। फिर हम बात करें हमारे इम्प्रूव करना है जी रीजनल एयर कनेक्टिविटी, 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर, वाटर एरोड्रोम, ठीक है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है इनको रिवाइव करने की बात की, ठीक है। तो ये भी हल्का सा आइडिया आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम बात करें जी यही कि सस्टेनेबल रिलीफ इन द पर्सनल इनकम टैक्स में बात की गई, यानी कि बेनिफिट्स दिया जाएगा जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है उनको बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि जो इनकम जिनकी हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास की अगर इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। अगर सैलरीड पीपल है, ठीक है, तो उसमें डिडक्शन की जाएगी 50,000 की, पेंशनर है तो 15,000 की डिडक्शन, ठीक है। और साथ में जो पहले सरचार्ज हुआ करता था 37%, उसमें हाईएस्ट रिडक्शन देखने को मिली है, 37 से 25% तक रिडक्शन देखने को मिली है, ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन है, एक होता है जी सरचार्ज, एक होता है जी सेस। ये देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक होता है जी आपका सेस, ठीक है, एक होता है जी आपका सरचार्ज, ठीक है। इन दो में क्या डिफरेंस होता है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जो है नीचे बताओगे, ठीक है। तो इसी से आपका जो है वो लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जितना भी था बजट का इंपॉर्टेंट मैंने सारा आपको करा दिया है, ठीक है। नियर अबाउट हमने कर ही दिया है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पे, ठीक है। तो बाकी अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।